नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 24 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। अच्छा, जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहां से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में यानी कि 22 मार्च को 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये हमसे पूछा गया है। देखिए, पहला विकल्प था 1912 में भारत का 12वां राज्य बना। क्योंकि यहाँ पे बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न है, तो बिहार के बारे में ही कही जा रही है। 1912 में भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था अपना बिहार। 1936 में फिर उड़ीसा इससे अलग होकर एक राज्य बना, ये भी सत्य है यहाँ पर। फिर 2000 में एक्चुअली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड मुक्त हुआ था बिहार से, तो ये भी सत्य है। विकल्प नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया बिहार दिवस 2025 के थीम के बारे में कि जल जीवन हरियाली। ये 2025 की थीम नहीं है, बल्कि ये 2022 की बिहार दिवस की थीम है। तो ये जो मिलान यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार से असत्य है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अच्छा, बिहार दिवस को लेकर कई जानकारी हमने आपको दिया है। आइए एक बार पुनः इन सभी चीजों को हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में भारत के 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। 2025 में इसका 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, बिहार दिवस मनाने की जो शुरुआत है, ये 2010 में किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, 2012 में बिहार का शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया था, यानी कि 100 वर्ष जब पूरा हुआ था। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जो बिहार दिवस की एक्चुअली हम थीम यानी कि विषय की अगर हम बात करें, तो 2025 में इसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार, जो 113वां बिहार दिवस का थीम है। फिर 2024 में 112वें अगर दिवस की बात करें, 112वें बिहार दिवस की बात करें, इस अवसर पर कोई भी थीम आपको देखने को नहीं मिलता। रीजन मैंने आपको बतला दिया है, क्योंकि इस इस बिहार दिवस के अवसर पर कोई भी राजकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था, जिस वजह से कोई थीम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इससे पहले 2023 में बिहार दिवस की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। फिर उससे पहले 2022 में थी जल जीवन हरियाली। तो इतनी सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 2025 वाला ही पूछा जाएगा, आपसे 2022 वाला भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से बिहार के एग्जाम का बदलता हुआ स्वरूप है, वो चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। हमारे पे भरोसा रखिए, हम आपको बेहतर देंगे और आपकी सफलता यहाँ से सुनिश्चित होगी। चलिए आगे चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये बिहार के नवादा जिले में स्थापित किया जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा हाल ही में हुई है, जहां पर यानी कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम से ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रकार की योजना है। अब इनसे संबंधित कई सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर न्यूक्लियर प्लांट से बिहार को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत मिलेगा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 24 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अच्छा, साथ ही साथ इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य का जो ऊर्जा संकट है वो भी दूर होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ, कार्बन उत्सर्जन। देखिए, नेट जीरो का बिहार सरकार का जो लक्ष्य है वो है 2070, जो भारत सरकार का है।
भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 और बिहार सरकार ने भी भारत सरकार के अनुरूप ही इस लक्ष्य को निर्धारित किया। इसमें अभी रिसेंटली संशोधन किया गया था, तो ये डेडलाइन है 2070 का, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, चूंकि बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो एक जानकारी यहाँ पर ये आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रहा है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो प्लांट नवादा में स्थापित किया जाएगा, इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो फिलहाल जितनी बातें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, एकदम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी को चेन बना के इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर जो एक पॉइंट ये वाला है, जो लक्ष्य को लेकर एक्चुअली बात हो रही है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक। इस तरह के लक्ष्य वाले जो प्रश्न होते हैं, खास करके जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से संबंधित होते हैं, एग्जाम में कई दफा प्रश्न बने हैं, तो इस पर पैनी नजर रखिएगा। अच्छा, एक जानकारी और भी है, जो ये परियोजना है या फिर जो प्लांट स्थापित होगा, तो इसको लेकर ये पॉइंट है, यह परियोजना अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर के तहत विकसित की जाएगी संयुक्त रूप से। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले नीतीश चाचा के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुल मिला के ध्यान आपको ये रखना है कि अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि बिहार में जो राजधानी पटना, वहां पर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेफक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वीडियो में विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था, जिसका कि शुभंकर जो भीम था, आप लोगों को मालूम होगा, उसके बारे में जानकारी हमने आपको दिया था। तो जब प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा था, तो राष्ट्रगान का इन्होंने अपमान किया था। मतलब जिस तरह से वीडियो सामने आई है, तो यही साबित होता है कि राष्ट्रगान का अपमान करते ये नजर आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको एकदम मानसिक रोगी बतला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें विपक्ष ने एकदम से कटाक्ष किया है, और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की आलोचना एकदम लोकतंत्र में अनिवार्य होगी, तभी जाके एकदम से सभी चीजें अच्छी तरीके से संचालित हो सकेगी। चलिए, अब चलते हैं हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहां नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, इन सारे विकल्पों में से अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी जगह पर। क्योंकि जो घोषणा हुई है, घोषणा के आधार पर सासाराम में, फिर गया में और जमुई में ये 3 नए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ से इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सभी आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। जो घोषणा हुई है, इनमें सासाराम, गया और जमुई में कुल 3 नए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर यह समझिए कि वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार में, तो एक तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, जिसे पटना जू के रूप में जाना जाता है, और एक है राजगीर चिड़ियाघर सफारी। ठीक है, तो कुल मिला के 2 अभी इस तरह से संचालित है। जबकि एक जानकारी और भी आपको मालूम है कि अररिया जिले के रानीगंज में एक चिड़ियाघर बन रहा है, और इसके बारे में ये कहा गया है ये बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। ये ध्यान रखिए, बिहार नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। ये बातें अभी एक खास करके एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया था, बिहार के ही कोई मंत्री का ये बयान था। तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखना, ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत का बड़ा चिड़ियाघर होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अररिया रानीगंज में ये चिड़ियाघर बन रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी सारी बातें यहाँ से संबंधित है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बिहार में टाइगर रिजर्व की, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है, एक तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पर एक जगह है वाल्मीकि नगर, तो यही वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, जिसे कि शॉर्ट में VTR नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो VTR है, ये बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अभी इनसे संबंधित एक अपडेट यह आई है कि यहाँ पर बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिला है, ये बढ़कर अब हो चुकी है 54। अच्छा, बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है, इसका निर्माण हो रहा है कैमूर में। इसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। ये सारी बातें एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया था।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर बाघों को लेकर वही सारी जानकारी है वीटीआर के बारे में, ये सभी को ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बाघों की संख्या 54 है। अब तक नई रिपोर्ट नहीं आई है, जब तक नई नहीं आती है तो इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक जो बाघों की संख्या वो है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में 785 और पूरे भारत में है 3682। तो ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर 1 नवंबर 2022 को टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी वीटीआर में। चलिए अब तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स लीग यानी कि IML 2025 में भारत मास्टर्स ने निम्नलिखित में से कौन सी टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान रखना, पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है, और इस खिताब को अभी हाल ही में भारत मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए ये इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण है और ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो कि एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका जैसे 6 देशों के दिग्गज क्रिकेटर भाग लेते हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो वैसे क्रिकेटर ये मास्टर्स लीग में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर ये 6 देशों के, आई होप आप इसे समझ चुके हैं। और ये क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की मेजबानी में, ये मेजबान देश की अगर हम बात करें तो ये पहले संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा किया गया। तो भारत की मेजबानी में 22 फरवरी से लेकर 16 मार्च 2025 तक इसका उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया। और इस उद्घाटन संस्करण में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में भारत मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर इस खिताब को यानी कि ये ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो भारत मास्टर्स के कप्तान कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर। इन्हीं की नेतृत्व में इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है, ये समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस प्रतियोगिता को लेकर, पहले संस्करण को लेकर यहाँ पर कुछ जानकारी है, जैसे कि इसमें सर्वाधिक रन जो बनाया ये शेन वॉटसन ने 361 रन, जो कि ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स टीम से, मतलब ऑस्ट्रेलिया मास्टर टीम के खिलाड़ी थे। जबकि सर्वाधिक विकेट जो लिए ये जेवियर डोहर्टी ने, जो कि 10 विकेट, ये भी ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के खिलाड़ी थे। और इसके अतिरिक्त इसमें एक और नाम है एसले नर्स, इन्होंने भी 10 विकेट लिया, जो कि वेस्टइंडीज मास्टर्स के खिलाड़ी थे। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। विजेता कौन बना, तो भारत मास्टर्स, और वहीं पर उप विजेता कौन रहा, तो वेस्टइंडीज मास्टर्स। और ये इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण था। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि 17 से 19 मार्च 2025 तक रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो ये रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण था। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 से 19 मार्च 2025 तक रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अच्छा, इस 10वें संस्करण में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो थे, इनमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अच्छा, इस 10वें एडिशन के रायसीना डायलॉग की अगर हम थीम यानी कि विषय की बात करें तो इसका विषय है कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। ये 2025 का इसका निर्धारित थीम है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें रही 2025 से संबंधित। लेकिन जो 2024 में, चूंकि ये वार्षिक आयोजन है, तो 2024 में जो इसका नवा एडिशन आयोजित हुआ था, इनसे संबंधित कुछ बातें हैं वो देखिए पिछले साल 21 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण का जो आयोजन था ये नई दिल्ली में हुआ था। और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी मुख्य अतिथि थे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, वर्ष 2024 में रायसीना डायलॉग का जो थीम था ये था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। अच्छा, एक सवाल यहाँ से ये पैदा लेता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी रायसीना डायलॉग की 2016 में। दरअसल भारत में भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर मंथन करने और उसका हल निकालने के दृष्टिकोण से रायसीना डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और 2025 में इसका 10वां संस्करण का आयोजन किया गया है। और पुनः आपको बता दूं ये वार्षिक आयोजन है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश
कौन है? यहाँ पे देखिए 2 बार देश लिखा गया है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश निम्न में से कौन है? तो विकल्प नंबर ए यानी कि फिनलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड जो है ये लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो ये तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही साथ स्कोर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में अब कुछ एग्जाम में देखने को मिला है कि जो अंक अर्जित होता है वो भी पूछा जाता है। तो कुल मिला के 7.736 अंक के साथ फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, यानी इस मामले में शीर्ष स्थान पर है। वहीं पर इस प्रश्न से संबंधित कुछ अतिरिक्त तथ्यों की बात करें तो इस इंडेक्स में फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, इसके बाद है आइसलैंड, फिर स्वीडन और फिर नीदरलैंड को स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 147 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें कि 147 देशों में भारत 4.389 अंकों के साथ 118वें स्थान पर है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें सुधार देखने को मिला है। पिछला रिपोर्ट जो 2024 वाला था इसमें भारत 126वें स्थान पर था, ये समझिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ अतिरिक्त पॉइंट में अगर हम देखें पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 92वें स्थान पर, पाकिस्तान 109वें स्थान पर, जो कि दोनों देशों की तुलना अगर हम भारत से करें तो दोनों देश भारत से अधिक खुशहाल है इस रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि नेपाल और पाकिस्तान इस इंडेक्स में भारत से आगे रहे हैं, जबकि श्रीलंका 133वें स्थान पर है और बांग्लादेश 134वीं रैंक के साथ भारत से पीछे है। लेकिन इस रिपोर्ट में ओवरऑल सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो इस सूचकांक में यानी इस इंडेक्स में 1.364 अंकों के साथ अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान यानी कि 147वें स्थान पर है, 147वें पायदान पर है। ये तमाम बातें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जिस तिथि को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। अच्छा, इसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ भी आपके समक्ष हमने रखा है, आप चाहे तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। खास करके जो सूचकांक यानी कि इंडेक्स वगैरह होते हैं, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए फिलहाल इसे छोड़ते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा राम सुतार, जो कि एक मूर्तिकार है महाराष्ट्र के, इन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हाल ही में 20 मार्च 2025 को विधानसभा में प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर राम सुतार की बात हुई तो राम सुतार, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र में जन्मे भारत के एक प्रसिद्ध या फिर सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है। अभी रिसेंटली 19 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना 100वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, फिर 2018 में उन्हें टैगोर कल्चरल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो उपलब्धि मैं आपको बताने वाला हूँ, उपलब्धि बोले या फिर जो उनके द्वारा महान कार्य किया गया वो बोले, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पर्पज से। देखिए इसमें पहला पॉइंट है ये वाला। देखिए गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे जो स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई जो है ये 597 फीट है। ये हम आधार की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेच्यू की बात कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई है 597 फीट। इसका जो निर्माण है ये मूर्तिकार राम सुतार द्वारा ही किया गया है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक जानकारी और भी हमने आपको दिया है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा स्थापित है, यह प्रतिमा भी विश्व प्रसिद्ध या फिर प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार द्वारा ही निर्मित किया गया है। और चूंकि ये न्यूज में अभी है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, तो इनसे जुड़ी हुई ये जो 2 पॉइंट अभी हमने बतलाया है, इस पर ध्यान आप लोग केंद्रित कीजिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने हाल ही में
यानी कि मार्च 2025 में वित्त वर्ष 25-26 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। जीडीपी कितने प्रतिशत से बढ़ने का आकलन किया गया है। जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार ये रहेगी 6.7%। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 मार्च 2025 को जो S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो ग्लोबल रेटिंग है इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये तो यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कहा गया है, यह प्रशांत यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इस तरह की जो खास करके आंकलन किया जाता है इसमें कई बार बदलाव भी किया जाता है। तो फिलहाल मार्च 2025 की अगर हम बात करें S&P ग्लोबल रेटिंग की, तो इनके अनुसार 2025-26 में भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 6.7%। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता टीम व कोचिंग स्टाफ को हाल ही में बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये राशि है 58 करोड़ रुपए। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया था। हालांकि इसमें कंडीशन ये था कि भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेला था। संयुक्त अरब अमीरात में जो दुबई है यहाँ पर भारत का सारा मुकाबला आयोजित हुआ था और दुबई में ही फाइनल मुकाबला खेला गया, क्योंकि भारत फाइनल में था और फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सकता था क्योंकि बीसीसीआई भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको बता दूं, ये अभी खबरों में है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम और कोचिंग स्टाफ आदि के लिए बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो इस लिहाज से ये अभी खबरों में है। अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत तीसरी बार अपने नाम किया है, तो ओवरऑल आईसीसी इवेंट की अगर हम बात करें तो ये भारत की 7वीं आईसीसी ट्रॉफी है। आइए इसको एक एक करके काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, 1983 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप भारत जीता। फिर उसके बाद 2007 और 2024 में T20 विश्व कप भारत जीता। फिर 2002, 13, 2025 कुल मिला के 3 बार ये चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। तो आईसीसी इवेंट में ये 7वीं ट्रॉफी है जो भारत ने अपने नाम किया है। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम पिछले संस्करण की बात करें जो 2017 में, आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। यहाँ पर इस खिताब को भारत को हराकर पाकिस्तान पहली बार अपने नाम किया था। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। हाल ही में 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र का वो जो जिला है या फिर महाराष्ट्र का वो शहर जो है वो है भिवंडी। भिवंडी में अभी हाल ही में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में 17 मार्च 2025 को ठाणे जिले के भिवंडी में बने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया। अगर आपसे शहर पूछा जाए तो भिवंडी, अगर आपसे जिला पूछा जाए तो ठाणे। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर है। ये अंदर की तस्वीर को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब कुछ जानकारी और यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, इन्हीं से संबंधित है। रिसेंटली हमने आपको बताया भी था। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है उसकी राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया, उसी प्रकार से पोर्ट विलियम का नाम बदल के, पोर्ट विलियम नहीं बल्कि फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है। ये बातें डिटेल में हमने आपको विद इमेज बताया था इसी सीरीज में। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसके साथ ही इसका एक प्रमुख द्वार, यानी कि फोर्ट विलियम में कई द्वार हैं, शायद 6 द्वार हैं, उनमें से एक प्रमुख द्वार सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट किया गया है।
क्योंकि यहाँ पर शिवाजी महाराज की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस वजह से हमने ये पॉइंट आपके बीच रखा है, क्योंकि ये खबरों में रिसेंटली कुछ दिन पहले रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और वे एक महान योद्धा, प्रशासक, रणनीतिकार और कूटनीतिक थे। और उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासकों से भी लड़ाई की। अच्छा, इसी पर आधारित एक अभी मूवी आई है छावा, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, आई थिंक मूवी का नाम छावा ही है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में यहाँ पर ध्यान रखें, इसरो द्वारा विकसित किया गया। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं व पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई या फिर नियुक्त की गई है। तो राइट आंसर है क्रिस्टी कोवेंटी, जो कि जिम्बाब्वे की है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 12वां प्रश्न यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। बताएं कि इस वर्ष 2025 में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की विषय यानी कि थीम क्या है। तो राइट आंसर है वन और भोजन। अतः विकल्प नंबर बी फॉरेस्ट एंड फूड इस दिवस का थीम है 2025 का। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए हाल ही में 20 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।